गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपके जैसे सभी लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हेलो। देवांश, आरुषि, am I audible to all of you? मानसी? मेरी आवाज जा रही है? आराध्या? यस सर। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? सर आयोनिक रेडियस से कर दिया था। मेटालिक कोवेलेंट रेडियस नहीं बताया था आप लोगों को, है ना? कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल्स रेडियस और मेटालिक रेडियस, इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताया था ना? हेलो। नो सर, नहीं बताया था। आप लोग म्यूट करके क्यों रख देते हैं? एकदम कोई कुछ बोलता ही नहीं है ना, कोई चैट बॉक्स में कुछ बोल रहा है। आरुषि? आराध्या? चलिए इधर देखिए जरा।
अब हम लोग बात करते हैं मेटालिक। देखिए यहाँ पे आता है एक आपके पास कोवलेंट रेडियस, फिर इसके बाद आ जाएगा आप लोगों के पास मेटालिक रेडियस एंड देन वंडरवॉल्स रेडियस। तो ये जो कोवलेंट रेडियस होता है, ठीक है, जस्ट सपोज एक एटम ऐसे है, ठीक है, इस पे ओवरलैप करता है, ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इस डिस्टेंस डी को जो आधा होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। क्लियर है? हमें पता है कि कोवलेंट में क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, ठीक है, मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है वही होता है कोवलेंट में। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये लेगा, तो ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड का जो हाफ डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोवलेंट रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवलेंट रेडियस कहते हैं। उसके बाद बात आती है अपने पास मेटालिक रेडियस की। तो मेटालिक रेडियस देखिए बनता कैसे है, जो मेटालिक बॉन्ड होता है उसके आधे डिस्टेंस को हम लोग मेटालिक रेडियस कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल ये एक हो गया मेटालिक बॉन्ड, ऐसे बनता है, ये अबाउट टू टच होता है या ऑलमोस्ट टच होता है, ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इस बीच के डिस्टेंस के आधा को हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक रेडियस कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेटालिक रेडियस कहते हैं। तो एक सवाल यहाँ ये पूछता हूँ मैं, ठीक है, कि कोवलेंट रेडियस बड़ा होगा या मेटालिक रेडियस बड़ा होगा? सर मेटालिक। एनीवन एल्स? So metallic. मानसी? सर मेटालिक। मेटालिक रेडियस बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे बात आती है आपकी वंडरवॉल्स रेडियस की। वंडरवॉल्स रेडियस व्हेन वंडरवॉल्स रेडियस, ये देखिए जो वंडरवॉल्स रेडियस है, वंडरवॉल्स फोर्स होता है ना, वो बेसिकली दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ये क्या होता है, एक एक एटम के बीच के बॉन्ड होते हैं, और यहाँ क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का होता है। जस्ट सपोज यहाँ पे दो कोवलेंट बॉन्ड है, एक ये पे यहाँ पे है, और एक जस्ट सपोज अपने पास यहाँ पे, ठीक है, तो इनका एक तो अपना बॉन्ड हो गई, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम एक डिस्टेंस ऐसे खींच दे रहे हैं ये वाला, और ये ऐसे, इनका बॉन्ड अपना कोवलेंट बॉन्ड होगा, और इस सेंटर से बीच के इस सेंटर के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है, डी मान लिया। तो यहाँ पे जो वंडरवॉल्स रेडियस होता है ना, इस डी के हाफ होता है, इस डिस्टेंस का हाफ जो होता है वो क्या होता है, वंडरवॉल्स रेडियस। ये बेसिकली वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो एटम्स के बीच में नहीं लगता, वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये जो कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट रेडियस है वो दो एटम के बीच का है, ठीक है, मेटालिक भी दो एटम के बीच का है, लेकिन वंडरवॉल्स जो होता है वो दो मॉलिक्यूल के बीच का होता है। तो बीच के डिस्टेंस को, बीच का मतलब क्या हो गया, बीच के डिस्टेंस को, दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, उस डिस्टेंस के आधा को हम कहते हैं वंडरवॉल्स रेडियस। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि सबसे बड़ा जो होता है वो वंडरवॉल्स रेडियस होता है, उसके बाद आता है आपका मेटालिक रेडियस, एंड देन आता है आपका कोवलेंट रेडियस। क्लियर है? आप लोग ऐसे ही चुप रहते हैं क्या पूरे क्लास में? कोई कुछ बोलता नहीं? बहुत कम लोग बोलते हैं, स्टार्टिंग में बोलते भी थे। आयुषी, आरुषि, Yes. ओके, हो जाए, हो गया, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आता है यहाँ पे, ये रेडियस की बात हो जाती है, जो हमने कैटायन और अनायन तो सीख ही लिए हैं हम लोग, ठीक है, फिर हम यहाँ पे कोवलेंट रेडियस की बात कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। और
पुराने बुक में आपके आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगे उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ से निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट सेल से निकालते हैं। और कब निकालते हैं? जब एटम गैसियस स्टेट में हो, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होता है तो इजीली निकाल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, जो एटम्स होता है, एटम होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में। उसके बाद हम उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगे उसको कहते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, जितना एनर्जी लगा उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, जितना एनर्जी लगा उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसी तरह इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। मिनिमम एनर्जी required to remove most loosely bonded outermost shell electron in ground state from an isolated gaseous atom is called ionization energy. It's called ionization energy. दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जाते हैं, ठीक है, जनरली ऐसा होता है, उसमें उतना ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में अगर 10 जूल लगा आपको, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में 13 जूल लगेगा, 15 जूल लगेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में 30 जूल लगेगा। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास जो एनर्जी होता है उसे भी हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, जैसे इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं। एक मेटल है गैसियस स्टेट में, इसमें सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अब ये प्लस में है, फिर से मैंने इसमें एनर्जी दिया, फिर से मैं इसको एनर्जी दिया, और फिर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो M प्लस में था ऑलरेडी, अब ये किस में चला जाएगा, M+2 में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर हमने M+2 वाले को पकड़ा, फिर हमने क्या किया, आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें दिया, ठीक है, और ये किस में चला गया आपका, M+3 में चला गया, गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जनरली क्या होता है आपका कि यहाँ पे जो जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इससे लिख लीजिए। हो जाएगा तो बताइएगा। आशीष, डन। ओके। अब देखिए अपने पास क्या आता है कि जब हम देखिए मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कैसा होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। नॉन मेटल जो होता है वो गेन करने की टेंडेंसी रखता है।
तो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वहां एनर्जी हमें कम देना पड़ेगा या ज्यादा देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? देवांश, मानसी, सर प्लीज। देखिए जब मेटल डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है तो वहाँ एनर्जी कम देना पड़ता है, और नॉन मेटल में क्या होता है, वो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है, विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, ठीक है, किसी और के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है बेसिकली इजीली, तो उसके लिए देना टफ होता है, तो वहाँ पे एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है हमें, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, जिसकी वजह से इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, जबकि टॉप टू बॉटम आएंगे एक ग्रुप में तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इस वजह से वहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी घटने लगेगा इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि वो काफी, देखिए डाउन द ग्रुप में क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को, कि साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से द डिस्टेंस बिटवीन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल बी ग्रेटर एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा आपका तो एनर्जी कम देना पड़ेगा उसे निकालने के लिए। Yes. क्लियर है? Yes. वेरी गुड। अब देखिए अपने पास यहाँ क्या आता है, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन ही दूंगा मैं, अगर कार्बन, एक मिनट, which has more first ionization energy, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा होगा, पहला आ जाएगा आपके पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में बताना है, दूसरा बेरिलियम एंड बोरोन में बताना है, तीसरा कार्बन एंड नाइट्रोजन में बताना है, फोर्थ फ्लोरीन एंड नियॉन में बताना है। सिमिलरली which has more second ionization energy, सब में बताना है, ये ऑप्शन नहीं है, पहला नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दूसरा बेरिलियम एंड बोरोन, थर्ड वन इज सोडियम एंड द नियॉन, एंड द फोर्थ ऑप्शन
हो जाएगा। तो फर्स्ट तो हो गया। फर्स्ट वाले में पहला किसका होगा ये बताइए जरा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और किसी का आंसर? कौन से? आशीष, कौस्तव, यस सर, ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन। मानसी कौन सा होगा? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और कोई आंसर? आरुषि, एक मिनट, आरुषि है तो आरुषि पहला वाला ऑक्सीजन गलत जवाब। दूसरा वाला बताइए। सो बोरॉन। बोरॉन बिल्कुल गलत। तीसरा वाला बताइए। मानसी, आराध्या, सर नाइट्रोजन। सही है। फोर्थ वाला? सो नियॉन। सही है। चलिए जरा देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमें क्या निकालना है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, है ना? लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और उसके रीजंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें हम इसका करेंगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, और ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 2p4, सॉरी क्या हो जाएगा 2p4। एक बात बताइए, अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है, कोई एलिमेंट ज्यादा स्टेबल है या स्टेबल है, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है या आसान है, इजी है? सर टफ है। टफ है मतलब एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। क्या इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के आपको आप बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, और उसका रीजन भी होना चाहिए? सर ऑक्सीजन क्योंकि वो हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन हाफ फील्ड है? देवांश? नहीं सर। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में देखेंगे यहाँ पे, ये तो यहाँ पे पूरा है, यहाँ भी ये क्या है, पूरा है। ठीक है, इसमें देखेंगे ये भी पूरा है, और ये भी क्या है आपका, पूरा है। जब यहाँ देखेंगे पी में, तो यहाँ 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, और यहाँ देखेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3। हाफ फील्ड कौन है? हाफ फील्ड कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो हाफ फील्ड अगर है, मैंने बताया था आपसे फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे आपका नोबल गैस वाले हैं, ठीक है, उसके बाद हाफ फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड, इन दोनों में हाफ फील्ड कौन है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा, और नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से उसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं? एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ ज्यादा लगेगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा नाइट्रोजन का, जब ये प्लस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और ऑक्सीजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में देखिए ये O प्लस में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन होगा बेसिकली वो ग्रेटर होगा देन ऑक्सीजन। क्लियर है? यस सर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, नाइट्रोजन का ग्रेटर होगा ऑक्सीजन से। सबको क्लियर है? अब देखिए हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के मतलब क्या हो गया कि हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सेकंड नंबर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? देवांश? यस सर। मतलब एक ऑलरेडी निकला हुआ है, दूसरा निकाल रहे हैं, तो एक निकालेंगे तो ये n प्लस हो जाएगा, n प्लस, और इसमें से भी एक निकाल चुके हैं तो प्लस। अब हम दूसरा निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका कितना होगा 1s2 2s2 2p3 होगा कि नहीं? यस सर। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लें अभी के अभी। मानसी, आयुषी,
आरुषि, आराध्या, तो यहाँ पे देखिए इसमें देवांश आप ही बताइए, अब कोई कुछ बोल नहीं रहा। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है आपको? सर कौन दिख रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्योंकि इसका ये यहाँ पे क्या है, ये हाफ फील्ड है, तो इस वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ऑक्सीजन जो होगा ज्यादा एनर्जी लेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझिए आप लोग, एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, एक ऑलरेडी निकाल चुका है, तो पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है, आना है कि नहीं? और उसके बाद इसका करके देख लेंगे, तो ये n+ से क्या दे देगा आपका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे दे देगा n+2, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। O+2, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा ऑक्सीजन में ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन हाफ फील्ड है इसलिए इसका ज्यादा होगा। फ्लोरीन और नियोन में, नियोन नोबल गैस है, फुल फील्ड है, इसलिए इसका ज्यादा होगा। होगा कि नहीं देवांश? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए जरा। बताइए फर्स्ट वाले का आंसर। सर ऑक्सीजन। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ ये तो ऑक्सीजन। बेरिलियम एंड बोरोन में, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैं अभी देता हूँ, ठीक है। बेरिलियम एंड बोरोन में देखिए जरा, बेरिलियम एंड बोरोन, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p1। जरा देख के बताइए किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बोरोन में से या बेरिलियम में से? देवांश? सर बोरॉन। बोरोन में से, तो ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम। बेरिलियम का। यानी इधर ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका चेक कर लीजिए। हेलो देवांश? यस सर। हाँ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का आपने बता दिया, ऑक्सीजन का होगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि मैंने बताया है। अब बेरिलियम और बोरोन में बताइए जरा। सर बेरिलियम। बेरिलियम, देखिए आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, एक मिनट देवांश रुक जाइए जरा। किसी का माइक, सबका माइक खराब हो गया है क्या एक साथ? कौस्तुभ, अरे कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लगता, फिर मैं ही बोलते रहता हूँ। आरुषि,
चलो देखते हैं फिर। बेरिलियम और बोरोन में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है बेरिलियम। क्या? सर बेरिलियम। बेरिलियम। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, देखिए जरा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन। पूरा। उसका रीजन क्या है? देखिए यहाँ क्या होगा, जब बेरिलियम का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होगी यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है तो बी प्लस होगा, और इस पे भी क्या आएगा? बी प्लस होगा, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गया बेरिलियम में, तो बी 1s2 2s1। और इसका जब देखेंगे तो यहाँ क्या होगा? 1s2 2s2। दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है आप लोगों को? बी प्लस लग रहा है ना? इसका फुलफिल्ड है कि नहीं? यस सर। एक तरह से देखिए फर्स्ट शेल और ये जो एस सब शेल है वो फुलफिल्ड है, ठीक है, एस सब शेल जो है वो फुलफिल्ड है, तो बोरोन का ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। बोरोन का यस ही होगा ना। अब सोडियम और नियोन का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल के देखिए, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया इतना, और मुझे सही आंसर चाहिए। आशीष, आशीष, बढ़ाने से ज्यादा तो मैं नाम लेते रहता हूँ। नियॉन। नियोन का सोडियम। सोडियम। देखिए जरा यहाँ, नियोन और सोडियम देखिए, नियोन का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है तो ये Na प्लस में चला गया, सोडियम का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है तो Na प्लस में। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना और जो यहाँ एनर्जी खर्च होगा उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p5 आएगा, और यहाँ पे जब करेंगे तो ये 1s2 2s2 2p6। बताइए जरा इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के कि ज्यादा एनर्जी किस में लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में? Na। Na सोडियम। प्लस में, Na नहीं Na प्लस में, है कि नहीं मानसी? तो ये वाला हो जाएगा अपने यस पास, सर। कौन सा हो जाएगा? Na का हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन में बताइए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। बता सकते हैं या बताऊं मैं? हेलो, देवांश, ऑक्सीजन और कार्बन में सेकंड आयोनाइजेशन यस एनर्जी सर, जस्ट बताइए। ऐड हो गया मेरा। ओके, सर ऑक्सीजन O पॉजिटिव, O प्लस। O प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन बस बोल रहा हूँ तो ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी O प्लस की और C प्लस की, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है उसके बाद की। तो ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p3, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? 6 होता है, इसका 5 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है? ऊपर वाले में से, हाफ फील्ड है। क्लियर है सबको? स्लाइड चेंज करूं? देवांश, यस सर। ओके, आयुषी बोली हैं। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आता है, एक टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या था? इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, और यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, गेन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ
energy released when an electron is added to its valency, या to the valency, the valence share of an isolated gaseous atom is known as electron gain enthalpy या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए, लेट मी एक्सप्लेन इट, कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन को किसी एलिमेंट में ऐड करते हैं तो वहाँ एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी ये चीज लिख रखा है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है एक्स गैसियस स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन कराया हमने, तो ये किस में चला जाएगा, एक्स माइनस गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है। सिमिलरली आप दूसरा भी कर सकती हैं, तीसरा भी कर सकती हैं, ऐसे ही मतलब आप रेगुलरली जैसे फर्स्ट टाइम एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE1 हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE2 हुआ, ठीक है। ऐसे ही आप बार बार इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हैं, EA1 EA2 करके लिख सकती हैं, EA1 EA2, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए जरा। x-1 में मैंने एक बार और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये हो गया आपका x-2 गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी जो रिलीज होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। जनरली पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, बाकी एंडोथर्मिक होता है। ये लिख लीजिएगा तो बताइएगा। डन सर। सबका हो गया एवरीवन? Yes. यहाँ पॉइंट लिखिएगा सबसे पहले। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन addition of an isolated gaseous atom is an exothermic process। एक्सोथर्मिक में पता है हम लोगों को डेल्टा एच जो होता है, अभी आप लोगों को जब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा तो ये पहचान होती है कि जब भी डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव में हो, डेल्टा एच इंथैल्पी होता है बेसिकली, अगर वैल्यू नेगेटिव में दे रखा है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है आपका सेकंड
electron addition. Second electron addition of an isolated gaseous atom is always endothermic. मतलब हमें उसे ऐड करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है प्रोसेस, और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्स। दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से हमें उस इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, और जहां एनर्जी हम खुद देते हैं वो एंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और जहां से एनर्जी निकलता है, रिलीज होता है, इवॉल्व होता है, उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, वहां पे डेल्टा एच नेगेटिव होता है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में एटॉमिक रेडियाई वगैरह पे। हो गया? देवांश, मानसी, यस सर, डन। डन, वेरी गुड। तो चलिए इसको और अच्छे से एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि हमेशा ध्यान में रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का एग्जांपल दे देते हैं हम लोग। जैसे ऑक्सीजन में क्या होता है अपने पास, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है, इसमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं मैं, तो ये क्या होता है, O- गैसेस स्टेट में, और यहाँ पे डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वो होता है -141 किलो जूल पर मोल। यानी पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं ना तो इतना एनर्जी ये रिलीज करता है। ये कौन शो कर रहा है, ये जो नेगेटिव साइन लिखा हूं ना यही शो कर रहा है कि ये इतना एनर्जी रिलीज करता है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने तो मैंने लिखा हूँ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है उसमें क्या होता है, वो एंडोथर्मिक होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है ड्यू टू इंटर आयनिक रिपल्सन, ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है ना, हमें देखिए कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, 744 किलो जूल पर मोल एनर्जी देते हैं, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? यस चलिए अब कुछ सवाल करते हैं हम लोग। स्लाइड चेंज करूं? सर ये लास्ट वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। बस ये वाला जो पॉइंट लिखवाया हूं मैं, देवांश, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है एक्सेप्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लीजिए कि आप ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन है और उसमें आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे जबरदस्ती, ठीक है, तो वो क्या होगा, एनर्जी देना पड़ेगा या वो एनर्जी रिलीज करेगा। स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है ना। यस सर। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको अभी भूल जाइए। ऊपर वाला देखिए कि पहला इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड करेंगे ना तो जनरली ऐसा होता है कि वो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी रिलीज करता है ये कैसे पता चलता है, जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है, अगर रिटन फॉर्म में आता है तो तो यहाँ पे ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि इतना एनर्जी रिलीज करता है। और जो दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आपने, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो उसमें क्या आएगा, रिपल्सन आएगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन आएगा कि नहीं देवांश? यस सर।
उसी रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, उसे पुश करना पड़ेगा कि जाके तुम वहीं रहो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज लिखा हूं मैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अब O नेगेटिव है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गेन कर चुका है, दूसरा गेन करने जा रहा है, तो उस टाइम पे हमें इतना एनर्जी देना पड़ता है 744 किलो जूल पर मोल। ओके सर। एनीवन एल्स? एक मिनट। हो गया? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ शायद। Which of the following orders of ionic radius, ionic radius से स्टार्ट करते हैं सवाल। is correctly represented? ये मैंने सवाल कराया था क्या? मुझे लग रहा है ऐसा कराया है। देवांश? यस सर, कराया था। ओके, चलिए फिर लिखिए क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। आंसर बताइए आप लोग। सो फर्स्ट का है ये। फर्स्ट का ए। मानसी आपका आयुषी, आरुषि, आराध्या। और कोई है? ये आ रहा है। ए? यस सर। ओके, सेकंड का?
सर बी। मानसी, आयुषी, आरुषि? सर ए गलत है फर्स्ट का, सर इसका आंसर डी होगा, और सर सेकंड का बी है। सोच लीजिए सही से। कौस्तुभ, हाँ तो देखिए यहाँ पे एक काम करिए, इधर आप लोग ध्यान देंगे तो ये अनायन है। और क्या केटायन न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। सबसे बड़ा होता है अनायन, उसके बाद होता है न्यूट्रल, और उसके बाद होता है आपका केटायन, सबसे लास्ट में आता है केटायन। अनायन, न्यूट्रल, केटायन ये वाला सही, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो ये वाला सही। ठीक है एवरीवन? Yes. स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. स्लाइड चेंज करके आगे बढ़ते हैं। तो जरा इसके बारे में बताइए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल among following elements, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब बता चुका हूं मैं आप लोगों को। ए पार्ट जो है बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बी ऑप्शन जो है बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। सी सी ऑप्शन जो है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। And D1 is beryllium, boron, carbon, oxygen, nitrogen. क्या हुआ, हो गया सर देवांश? जस्ट मिनट होने वाला है सर, जस्ट। ओके।
सर जी मानसी, आपका आंसर आया? सर सी और डी में से कोई होगा एक। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है तो सर। देखिए जरा मैं बताता हूँ आपको, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे दे रखा है उसको देखिए। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ही होता है ना एक पीरियड में। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे ही होता है ना मानसी? यस सर, वैसे होता है। तो इधर से इधर जाते हैं तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन अभी अभी मैंने आपको जो एक्सेप्शन थे उसको मैंने बता दिया। बेरिलियम जो होता है वो बोरोन से ज्यादा होता है कि नहीं? होता है। यस सर। तो इसका मतलब बेरिलियम जो होगा वो बेरिलियम बोरोन से ज्यादा हो गया। ठीक है, उसके यस। बाद कार्बन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ आएगा। तो ये किसका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? फिर डी। ए है ना? देवांश सो रहे हैं आप? यस सर, अब क्लियर है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। कौस्तुभ, सबका हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल है, which of the following elements has the maximum electron affinity? Chlorine, chlorine, bromine, iodine. एक बात बताइए आप लोग, ये आप लोग जो क्लास चलती है तो बोलते क्यों नहीं है? कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जिनकी माइक की प्रॉब्लम है उनसे कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों को बोलना चाहिए। ऐसे बोर होते हैं क्या? देखिए इस बात का भी कोई जवाब नहीं है। सर आयोडीन। नहीं, देखिए यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन गेन कौन करना चाहता है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल गेन करना चाहता है। तो सबसे पहले मैं पीरियड में बता देता हूँ। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना? यस सर। तो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गेन करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। ठीक है, और जब टॉप टू बॉटम आते हैं, बेसिकली यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें ऊपर से जब नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटालिक कैरेक्टर? मेटालिक। मेटालिक कैरेक्टर, यानी मेटालिक मतलब ये लेना नहीं चाहेगा एक तरह से, ठीक है, देना चाहेगा। इनमें पूछा जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में नो डाउट मैटर नॉन मेटल है ये, सर तो फ्लोरीन होगा फिर। तो फ्लोरीन होना चाहिए। अब बात ये सुनिए, फ्लोरीन होना चाहिए। एक्चुअल में इसका आंसर जो होता है क्लोरीन होता है, और इसका मैं लिख दूंगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन इस वजह से नहीं होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू
स्मॉल साइज, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन का थोड़ा साइज भी बड़ा हो जाता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी रहता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा। ये बात समझ में आया? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, आ गया। एवरीवन हो गया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। स्लाइड चेंज करें। Yes. स्लाइड चेंज Yes, करते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट, स्लाइड चेंज करते हैं। अब अपने पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात करते हैं हम, तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, टेंडेंसी होता है उसके पास, किसी भी एलिमेंट के पास, जो बॉन्डेड या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, मतलब बॉन्ड बन चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है बेसिकली, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट या विथड्रॉ करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, फ्लोरीन के पास इसका इलेक्ट्रॉन, अब इनमें बन गया बॉन्ड। अब ये फ्लोरीन के पास एक पावर होता है, टेंडेंसी होता है कि जो हाइड्रोजन का यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, उसको स्लाइटली अपने तरफ डिस्प्लेस करता है, खींचता है, जिसके वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमेशा बॉन्डेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विथड्रॉ करेगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं, द टेंडेंसी of a covalently bonded atom to attract shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. Is called electronegativity. क्लियर है? जैसे यहाँ पे A और B एक बॉन्ड बना हुआ है, और देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और B कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए H बॉन्ड है, H2 है यहाँ पे, तो H का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना पावर H के पास होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रॉन खींचने की, उतना ही राइट हैंड साइड वाला, तो यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव नहीं आता। जब डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड होते हैं तब ये चीजें होती हैं। क्लियर है? Yes. इसे लिख लीजिए आप लोग। सर इसमें डेल्टा प्लस माइनस वाला एक बार दोबारा से बता दीजिए। जी जी, डेल्टा प्लस माइनस। सर ये कैसे आते हैं अगर ज्यादा नहीं एक्चुअल में देखिए, ये आप लोग लिख लिए हैं। यस सर। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया माइनस आता है, एक प्रोटॉन गेन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया प्लस आता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया -2 आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया +2 आता है कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली ये डेल्टा एक सिंबल है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, अपने पास अपने में मिला नहीं लिया है, जरा सा उसको अपने तरफ खींचा है, तो इस वजह से ये छोटा सा चार्ज आता है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, और कुछ नहीं। डेल्टा इज अ सिंबल फॉर वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है, स्लाइटली अपने तरफ। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, तो इसे गेन कर लेगा तो -1 पूरा आ जाएगा, लेकिन जरा सा इसे अपने तरफ खींचेगा तो डेल्टा माइनस आएगा। बात समझ में आया देवांश? ये डेल्टा का कॉन्सेप्ट समझ में आया देवांश? यस सर। ओके, लिख लिया आप लोगों ने? स्लाइड चेंज करूं? चलिए इधर देखिए, इसमें कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूं, जैसे एनसीईआरटी में भी दे रखा, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट एक पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है। इसके साथ आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी मूव करता है, मतलब इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। ठीक है, तीसरी बात, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम लोग तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और, जब हम लोग टॉप बॉटम टू टॉप जाते हैं अपना, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है। नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए भी होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इधर से इधर जाते हैं हम लोग जब, तो यहाँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। और इधर से इधर जब हम लोग आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर, ये डायगोनली लिखूं, इंक्रीज करता है। तो इससे बना लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग इजीली। और कुछ एक्सेप्शंस है जो आपके लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड सीरीज वगैरह के हैं, वो मैं आपको क्वेश्चंस कराते हुए बताऊंगा। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत सारे नाम सुने होंगे आप लोग, या देखेंगे, अभी नहीं सुने हैं तो। डन सर। हो गया? तो देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज जो होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ, ठीक है, वो क्या होता है आपका
इंक्रीज करता है, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुआ ये भी इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, ठीक है, और आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। बाकी सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, वही चीजें जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? Yes, sir. स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. Which of the following sets has a strong tendency to form anions? ये जो है आपका गैलियम, निकल, कैलेरियम। बी जो है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सी जो है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। डी जो है आपके पास वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में लास्ट पार्ट कौन सा है? वो टीएल कौन सा है? कैल्शियम है, टीएल, टीएल है। हो गया? मानसी, आयुषी, So first question का C option. वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन देखिए, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। अनायंस कौन बनाता है? नॉन मेटल बनाता है ना। Yes. तो तो ये क्या हो दूसरे का जाएगा? हैलोजेंस। हाँ, और इसमें क्या हो जाएगा आपका? हैलोजेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हैलोजेंस के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में कितना है? 6 है। अल्काली मेटल्स तो अनायन बनाएगा नहीं, इसमें 1 है। तो देख लीजिए, आप खुद ही देखिए, इसमें इसको 1 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए। किसको इजिली मिल जाएगा? जो इजिली ये एक गेन करते ही क्या बना लेगा? आपका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा और आपका अनायंस बना लेगा। तो आंसर विल बी हैलोजेंस। क्लियर है? बताइए। Yes, sir. चलिए, एक सवाल और। Which of the following atoms
will have the smallest size. Magnesium, sodium, beryllium, lithium. जरा बताइए। बहुत आसान सवाल है। बेरिलियम। और किसी का आंसर? मानसी, आयुषी, आरुषि, आराध्या। बेरिलियम। बेरिलियम होगा, क्योंकि देखिए लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा सोडियम और मैग्नीशियम। तो ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ठीक है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। तो देखिए एक चीज तो इन दोनों में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों तो बड़े बड़े हो गए, तो लिथियम जो होगा, बेरिलियम जो होगा बेसिकली वो जब सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो आज के लिए हम यहाँ पे रोकते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? एनसीईआरटी करते हैं आप लोग? हेलो देवांश, सर एनसीईआरटी करते हैं आप? कभी कभी। चलिए मैं नेक्स्ट क्लास से खुद ही टिक करा के जाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम ओके लोग। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।